हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में आगे बताऊंगी। आयकर विधि, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आय क्या होती है, कौन कौन से ऐसे मद हैं जिनको आय में जोड़ा गया है और आय पर प्रभार कैसे पड़ता है जिससे कि किसी व्यक्ति को अपनी आय पर कर देय होता है। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है असेनी रेजिडेंशियल प्लेस, यानी कि करदाता के निवास स्थान। कि कोई व्यक्ति जो कर देता है उसका निवास स्थान क्या होगा जब वो कर देगा, जिसमें हम 3 तरह के निवास स्थानों के बारे में बात करेंगे। 3 प्रकार के निवासी और भारत में साधारण निवासी, रेजिडेंट्स एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन इंडिया। निवासी परंतु भारत में साधारण निवासी नहीं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। भारत में निवासी नहीं अर्थात अनिवासी, नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया। इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कब निवासी कहे जाएंगे, कब नहीं कहे जाएंगे और कब कभी भी नहीं होंगे, और फिर भी ये वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें ये कर इन पर देय होगा, ये कर सरकार को पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो सबसे पहले हम निवास स्थान और पर कर दायित्व की, यानी कि इनकी लायबिलिटी कैसे होती है उस पर बात करेंगे। तो करारोपण करदाता के आवासीय स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जिस प्रकार से करदाता जहाँ रहता है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करता है। निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए कराधाय आस्तियों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है, और वो श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? निवासी तथा भारत में साधारण निवासी, यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन इंडिया। निवासी परंतु भारत में साधारण निवासी नहीं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इन इंडिया। और भारत में निवासी नहीं अर्थात अनिवासी, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया। फिर भी ये है कि कर लगाने योग्य इकाइयों का उपरोक्त के अनुसार, यानी कि इन तीनों हेड्स के ये प्रकार के अनुसार किया गया वर्गीकरण केवल एक व्यक्ति या संयुक्त हिंदू परिवार का निवास निर्धारण करने के लिए किया जाता है, किंतु अन्य मामलों में कर लगाने योग्य इकाइयों का केवल 2 श्रेणियों में वर्गीकरण करते हैं, निवासी और अनिवासी। कि टैक्स कैसे लगेगा, कर कैसे लगेगा, तो निवासियों पर जो यहाँ रहते हैं, और अनिवासी यानी कि जो यहाँ नहीं रहते फिर भी यहाँ के हैं तो उन पर टैक्स लगेगा। तो व्यक्ति की फिर आवासीय स्थिति क्या, जब इस तरह ये हम पढ़ेंगे तो व्यक्तियों की आवासीय स्थिति के बारे में कह रहा है। व्यक्तिगत वर्ग में भारत का निवासी परंतु साधारण निवासी नहीं होगा यदि वह धारा 6 की उपधारा 1 की शर्त पे किसी एक की पूर्ति करता हो, यानी कि वो भारत का निवासी कब माना जाएगा, तब जबकि वह उस गत वर्ष में जिसके संबंध में निवास स्थान या उसकी आवासीय स्थिति का निर्धारण किया जा रहा है कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो। यानी कि वो व्यक्ति हमारे यहाँ का निवासी तब माना जाएगा जब वो 182 दिन तक भारत में रहा हो। फिर उस वर्ष से पहले के, उस साल के पहले के 4 वर्ष की अवधि में कुल मिलाकर 365 या अधिक दिनों की तक निवासी रह चुका हो, और गत वर्ष में वो भारत में 60 दिनों तक या इससे अधिक की अवधि तक वो रह चुका हो, यानी कि कम से कम 60 दिन तक या 365 दिन या इससे अधिक तक अगर वो यहाँ रह चुका हो तो भारत का निवासी माना जाएगा। फिर लेकिन इसमें एक क्लियर बात करी गई है स्पष्टीकरण में, यदि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो किंतु गत वर्ष में किसी समुद्री जहाज के कर्मीदल यानी कि क्रू के सदस्य के रूप में विदेश जाता है अथवा नियोजन के प्रयोजन हेतु भारत से बाहर जाता है, तो ऐसी दशा में उक्त गत वर्ष के संबंध में उक्त खंड ख के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसने उल्लेखित 60 दिन के स्थान पर 182 दिन उल्लेखित हो। यानी कि हमारे यहाँ का ऐसा कोई व्यक्ति, कोई इंडियन व्यक्ति है जो क्रू पर नौकरी करता है या जाता है और वो बहुत समय तक अपने घर नहीं आता, भारत में नहीं आता, तो उसको यही माना जाएगा। फिर समुद्री जहाज का वही अर्थ है जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की सेक्शन 3 के क्लॉज 18 में दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या सेक्शन 115 सब क्लॉज ग के खंड के स्पष्टीकरण के अर्थ में भारतीय मूल का व्यक्ति है, किसी वर्ग या किसी गत वर्ष में भारत में मिलने आता है, ऐसी दशा में उक्त गत वर्ष के संबंध में खंड ख के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो 60 दिन के स्थान पर 182 दिन उल्लेखित हो। तो
क्लियर ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ का है लेकिन अगर वो बाहर जाता है और काम करता है तो वो भारत का निवासी ही समझा जाएगा। फिर यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों में से किसी एक या अधिक शर्तों की पूर्ति करता है तो वो निवासी, और किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं है तो अनिवासी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति प्रश्नगत किसी गत वर्ष के पूर्व 10 सालों में से 9 वर्ष भारत में निवासी नहीं रहा है और प्रसंगत गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों की अवधि में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक समय तक भारत में नहीं रहा है तो वो भारत का निवासी परंतु साधारण निवासी नहीं माना जाएगा। यानी कि वो है तो भारत का ही लेकिन मोस्टली वो यहाँ नहीं रहता, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया, साधारण निवासी नहीं माना जाएगा, ये कहा गया है। तो फिर ये कह रहा है फिर कर प्रभार कैसे किया जाएगा। तो सेक्शन 5 में कर प्रभार की अगर विवेचना की जाए तो धारा 5 करदाताओं की कुल आय के क्षेत्र विस्तार के लिए उनकी आवासीय स्थिति को देखते हुए कर लगाए जाने के दायित्व का निर्धारण करता है। जैसे कि फर्स्ट वाला है निवासी तथा भारत के साधारण निवासी, इसके लिए किसी गत वर्ष की आय में निम्न को शामिल किया गया, किन किन को, उस गत वर्ष में उसे भारत में प्राप्त होने वाली आय या प्राप्त की हुई समझी जाने वाली आय, उस गत वर्ष में भारत में उपार्जित यानी कि जो उसने कमाई है या उत्पन्न हुई या उपार्जित या उत्पन्न हुई समझी जाने वाली आय, और उस गत वर्ष में भारत से बाहर उपार्जित या उत्पन्न हुई आय, ये आय अगर है तो उस पर कर प्रभार समझा जाएगा। फिर दूसरी बात ये कहता है निवासी परंतु भारत में साधारण निवासी नहीं, यानी कि वो है यहाँ का लेकिन आता जाता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के किसी गत वर्ष की आय में किनको शामिल करेंगे, उस गत वर्ष में उसे भारत में प्राप्त हुई आय अथवा जिसके बारे में माना जाता हो कि भारत में उसके द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया गया हो है, या उस गत वर्ष में उसे भारत में प्राप्त या उत्पन्न हुई तथा जिसके बारे में माना जाता हो कि भारत में उसके द्वारा प्राप्त या उत्पन्न किया गया है, या ऐसी आय जो उसे भारत से बाहर प्राप्त या उत्पन्न हो परंतु ऐसे कारोबार से प्राप्त किया गया जिसका नियंत्रण भारत में है तथा जिसका व्यवसाय या पेशा भारत में स्थापित किया गया है, तो उसको निवासी परंतु भारत में साधारण निवासी नहीं। क्योंककि बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग भी ऐसे हैं जो भारत के निवासी तो हैं, भारत के ही हैं वो, लेकिन बाहर जाते हैं, हमारे देश के बाहर जाते हैं और वहाँ जाके अपनी कौशल से या नौकरी करके या कोई बिजनेस करके और वहाँ से अर्निंग करते उपार्जित करते हैं। तो निवासी तो हमारे हैं लेकिन आते जाते रहते हैं। भारत में साधारण निवासी नहीं, ये वर्ड यूज़ किया गया, साधारण निवासी नहीं, यानी कि हमेशा वो यहाँ जो नहीं रहते लेकिन है यहाँ के, तो उन पर इस तरह का टैक्स लगेगा। और जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है निवासी तथा भारत में साधारण निवासी, तो कि जो है भी यहीं के और भारत में साधारण निवास भी यहीं करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हों, चाहे वो वेतनभोगी हों, चाहे वो कोई और दूसरा काम करते हो, लेकिन वो भारत के निवासी हैं और उनकी आय उस स्लैब में आती है जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत बताई गई है, तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब तीसरा हमारा ये पार्ट है भारत में निवासी नहीं अर्थात अनिवासी, नॉन रेसिडेंट्स इन इंडिया। अब ये वाले कौन से लोग हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी गत वर्ष की कुल आय में किनको उस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति की ओर से गत वर्ष में प्राप्त किया गया है अथवा प्राप्त किया जाना माना गया है उस वर्ष की अवधि में जो से भारत में प्राप्त या उत्पन्न होता है तथा जिसके बारे में समझा जाता है कि भारत में उस वर्ष के भीतर प्राप्त या उत्पन्न हुआ है, उस प्रकार अनिवासी पर केवल उसकी भारतीय आय पर कर लगाया जाता है, न कि उसकी विदेशी आय पर। उन्हें कर लगाए जाने के अधीन माना जाएगा। तो आयकर के प्रयोजन के लिए एक अनिवासी की कुल आय की संगणना करने पर यानी कि गणना करने पर उस आय को शामिल नहीं किया जाएगा जो कि भारत से बाहर प्राप्त या उत्पन्न हुई हो। आय जो कि धारा 5 के अंतर्गत आती है के संबंध में आवश्यक नहीं है कि उस पर कर लगाया ही जाए। संभव है कि वह आय आयकर अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन कर लगाए जाने के भार से छूट प्राप्त कर चुकी हो। तो ये अनिवासी भी टैक्स पे करेंगे लेकिन उनकी विदेशी पूंजी पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अब फिर ये कौन से लोग हैं, ये हम ऐसे उदाहरण से समझे जैसे कि पर्यटक, जैसे कि भारत के बाहर का कोई व्यक्ति आता है और भारत में रहता है और यहाँ पे कोई काम करता है, मान के चलिए कि वो कोई बिजनेस कर रहा है या मान के चलिए कि उसके पास कोई ऐसा कौशल है, कोई जादू वगैरह दिखा रहा है, तो वो हमारे यहाँ का तो निवासी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में तो आ नहीं रहा कि वो प्रॉपर निवासी भी नहीं है और निवासी साधारण निवासी भी नहीं है, और दोनों नहीं है तो भारत का निवासी तो है नहीं, है तो वो बाहर का ही विदेशी है। लेकिन विदेशी अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत में आकर अगर कोई ऐसा काम करता है जो कि
टैक्सेबल स्लैब में आता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर वो व्यक्ति यहाँ आके भारत में आके अगर कोई अर्निंग करता है तभी ऐसा करना पड़ेगा। उसकी खुद की जो विदेशी जो मुद्रा है, विदेशी जो उसका पैसा है, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो विदेश का है, हमारे भारत में आकर उसने काम किया है, जो कि हमारे आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो स्लैब बनते हैं उस स्लैब के अंतर्गत वो व्यक्ति आता है, तो ही हम उसके ऊपर टैक्स पे लगाएंगे, कर लगाएंगे, अन्यथा हम उस पर कर नहीं लगाएंगे। तो करदाता के निवास स्थान के बारे में ये 3 प्रकार के निवास स्थान बताए गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहता है और साधारण रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का तो है, भारत का ही है, लेकिन वो आता जाता रहता है, मोस्टली वो बाहर ही रहता है लेकिन है भारत का, तो भी टैक्स पे करेगा। और तीसरे व्यक्ति वो भारत के निवासी ही नहीं है, अनिवासी हैं, यानी कि भारत में निवास भी नहीं करते और उनके रहते भी नहीं है, लेकिन वो कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर मेले में या किसी पर्टिकुलर मौसम में भारत के बाहर के विदेशी व्यक्ति यहाँ आते हैं और अपनी कला कौशल दिखा के और यहाँ से कोई अर्निंग करते हैं। तो अगर वो कोई अर्निंग करते हैं, आय प्राप्त करते हैं, तो उन पर टैक्स लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा, जो भी किसी भी तरह की अगर वो स्लैब में आता है। इन 3 के अलावा आगे संयुक्त हिंदू कुटुंब की निवास स्थिति के बारे में, फर्म और अन्य व्यक्तियों के बारे में और कंपनी के निवास स्थान के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, जो हम आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।